नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं एक टॉपिक का कक्षा 10 का है, तत्व का आवर्त वर्गीकरण पार्ट से है। इसमें आपको कुछ डिटेल बताई जाएगी जिससे आपको ये जानकारी बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगी। जिसमें आपको बताया जाएगा डाइवे-रायनर का त्रिक नियम और न्यूलैंड का अष्टक नियम के बारे में, कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने डाइवे-रायनर का त्रिक नियम दिया था और कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूलैंड का अष्टक नियम बताया था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी। और भी सब्जेक्टों का वीडियो मैं आपको बराबर बना के दे रहा हूं जिसको आप देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो हमने पहला ऑप्शन लिया है या पहला प्रश्न लिया है, डाइवे-रायनर का त्रिक नियम, तो ये तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पाठ से लिया गया है। कक्षा 10 का क्लास 10 का है और पाठ का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। उसमें जो पहला प्रश्न है, डाइवे-रायनर का त्रिक नियम क्या है। तो पहले मैं बता दूं डाइवे-रायनर कौन थे। तो डाइवे-रायनर एक जर्मन रसायन विज्ञान के वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम था वुल्फगांग डाइवे-रायनर। इन्होंने क्या किया था कि समान गुण धर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। मतलब उन तत्वों को एक समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया था जिनके गुण धर्म, मतलब जिनकी विशेषताएं या गुण एक जैसी हों, उनको व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। अभी फ़िलहाल मैं जब आप इसकी परिभाषा बताऊंगा, साथ ही साथ इसके अगर कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा तो वो चीज़ें आप आसानी से समझ पाएंगे। इन्होंने क्या किया था कि तीन तत्वों वाले कुछ समूहों को चुना एवं उन समूहों को त्रिक कहा गया। इन्होंने कुछ तत्वों को चुना, सिर्फ तीन ही तत्वों को इन्होंने चुना और उसी समूह को त्रिक कहा गया। त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। तो इन्होंने ऐसे आधार पर इन्होंने क्या कहा कि यदि समान गुण वाले, मतलब विशेषता गुण, कोई भी तत्व हो, उनका एक ही प्रकार का विशेषता अगर उनके अंदर है, तो ऐसे तीन तत्वों को परमाणु भार को वृद्धि क्रम में रखा जाए। मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अगर ऐसी कंडीशन में तीनों तत्वों को रखा जाए परमाणु भार के आधार पर, तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार होगा वो अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों के माध्य या औसत के लगभग बराबर होता है। परिभाषा से आप शायद ना समझ पाएँ, इसलिए मैं इसको डिटेल में बता दे रहा हूँ। अभी आप इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि क्या मैं बताना चाहता हूँ। आपको पता होगा कि जो आवर्त सारणी होती है, पीरियोडिक टेबल होता है, उसमें क्या बना होता है कि जो इस तरफ लाइन जाती है उसको ऐसे 1 2 3 ऐसे जो लिखा होता है वो होता है समूह, आपको पता होगा। और जो नीचे की तरफ आएगा वो समूह होगा, और जो इस तरफ जाएगा उसको कहते हैं आवर्त। ये आपको पता होगा बहुत अच्छी तरीक़े से कि इधर जाने वाली चीज़ों को आवर्त और ऊपर से नीचे आने वाले तत्वों को समूह कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि इन्होंने तीन तत्वों को लिया। अब आपको पता होगा कि जो पहले वाले तत्व होते हैं उसमें मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूँ। दूसरे नंबर जो यहाँ पर जो एग्जाम्पल लेता हूँ, लिथियम लेता हूँ, और उसके बाद सोडियम। आप देखेंगे तो इसी कंडीशन में लिखा रहेगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, PbSc और Fr। इसी कंडीशन में, इसी फर्स्ट वाले समूह में ऐसी ही डिटेल रहती है, जिसको आप यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है LiNaK, PbSc और Fr, ये तत्व हैं। अब इन्होंने क्या किया था डाइवे-रायनर ने कि तीन तत्व, जैसे इस समूह में जितने तत्व होंगे उनकी जो विशेषता होगी, जो गुण होंगे वो एक जैसे होंगे। तो इन्होंने इन तीन तत्वों का एक ग्रुप बनाया। ध्यान से देखिएगा, इन तीन तत्वों का एक समूह बनाया। चूँकि समूह से लिया गया है तो तीन तत्वों का समूह बनाया। अब इनके आधार पर आप देखेंगे कि जो लिथियम होता है उसका परमाणु भार लगभग 7 होता है। जो सोडियम होता है उसका परमाणु भार लगभग 23 होता है, और जो पोटेशियम होता है उसका परमाणु भार लगभग 39 होता है। तो इन्होंने क्या बताया था कि यदि समान गुण वाले तीन तत्वों को परमाणु भारों की वृद्धि के क्रम में रखा जाए, तो हमने 7 रखा, उसके बाद 23 आता है, फिर 39 आता है। तो सीरियल वाइज हमने रख दिया यहाँ से उठा के। फिर उन्होंने कहा कि अगर रखते हैं तो बीच वाला जो तत्व है, मतलब जो सोडियम है, यहाँ से देख लीजिएगा, जो सोडियम है
सोडियम का जो 23 परमाणु भार है वो अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों के औसत के बराबर होता है लगभग में। तो पहला क्या है 7, दूसरा क्या है 39, फिर लिखा इन दोनों के औसत निकालने के लिए दो ही चीज़ें हैं, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 7 9 16 के 6 हंसेला 1 3 1 4 46 हो जाएगा, और बटा क्या हो जाएगा 2। अगर इसको काटेंगे तो आएगा 23। कितना आएगा 23। तो सोडियम का क्या था 23, और जो लिथियम और पोटेशियम का योग का मतलब औसत होता है वो भी 23 होता है। तो इन्होंने इसी चीज़ की कल्पना की थी कि यदि समान गुण वाले 3 तत्वों को हम उनकी परमाणु भारों की वृद्धि के बढ़ते क्रम में रख दें तो होगा क्या कि जो बीच वाला तत्व होगा उसका जो परमाणु भार होगा इन दो तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर, लगभग बराबर होगा। फिलहाल ये एग्जैक्ट बराबर ही आया है, एक कम एक ज़्यादा, कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। इन्होंने इस चीज़ को फॉर्मूले को बताया था। डायवे-रायनर का त्रिक नियम यही कहलाता। अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इसी में दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप आवर्त सारणी देखेंगे तो क्लोरीन देखेंगे तो उसके नीचे आपको ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, इस कंडीशन में आपको मिल जाएगा। तो Cl का जो परमाणु भार होता है वो 35.50 होता है, और जो ब्रोमीन का होता है वो होता है लगभग 80, और जो आयोडीन का होता है वो लगभग होता है 127। तो ये 3 तत्व हो गए। उन्होंने डायवे-रायनर ने इन तीनों तत्वों को लिया इकट्ठा। इन्होंने यही बताया था कि जो बीच वाला होगा मतलब जो 80 होगा वो बराबर होगा किनके, इन दोनों के औसत के। तो ये हमारा हो जाएगा 35.50 प्लस 127 अपान कितने तत्व हैं 2। अब इनको आप जोड़ लीजिए। 7 5 यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर अच्छे से आ जाएगा। 7 5 12 और 3 2 5 1 6, और ये हो जाएगा 162.50। अगर 50 ना भी लिखें तो छोड़ देते हैं, बटा क्या हो जाएगा 2। अगर इसको काटते हैं तो ये 81 के करीब आता है। तो जो हमारा ब्रोमीन का 80 था और जो हमारा क्लोरीन और आयोडीन का आया है वो आया है 81। तो ये बराबर, लगभग बराबर ही है। और इसी चीज़ को इन्होंने अपने फार्मूले में बताया था या अपने परिभाषा में बताया था कि यदि समान गुण वाले 3 तत्वों को परमाणु भारों की वृद्धि के क्रम में रख दिया जाए तो बीच वाला जो तत्व होगा, जो तत्व का परमाणु भार होगा वो अन्य 2 तत्वों के परमाणु भारों के माध्य के लगभग बराबर होता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि डायवे-रायनर का त्रिक नियम क्या है, जिसे बहुत आप आसानी से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहलाता है, उसके बारे में आपसे बताना चाहता हूँ। हम बात करते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है। अभी हमने जो पढ़ा कि डायवे-रायनर का त्रिक नियम क्या है, अब हम पढ़ेंगे दूसरा ऑप्शन जो है न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसके विषय में मैं आपसे बता दूँ। साइंटिस्ट थे, एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जॉन न्यूलैंड्स ने। इन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व से आरंभ कर, मतलब जिनका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान सबसे कम था वहाँ से लेकर आरंभ कर उन्होंने 56वें तत्व तक, 56वां तत्व जो है वो हमारा थोरियम होता है, 56वें तत्व तक आरोही क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया। मतलब 1 से लेकर 56 नंबर के जो तत्व हैं वहाँ तक इन्होंने उसको व्यवस्थित किया। व्यवस्थित करने के बाद इन्होंने देखा कि प्रत्येक 8वें तत्व का, जो प्रत्येक 8वां तत्व आता है उसका जो गुण धर्म है वो पहले तत्व के समान होता है, और उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की, और इसलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। फिलहाल पहले मैं परिभाषा बताने की कोशिश करता हूँ, फिर एग्जाम्पल के द्वारा आप आसानी से समझ जाएंगे। इन्होंने कहा कि जब तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में, जैसा कि अभी डायवे-रायनर ने बताया था कि बढ़ते क्रम में ही तत्वों को रखना है, सेम कंडीशन इन्होंने बताई कि जब तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो किसी भी तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण इसके बाद आने वाले 8वें तत्व के गुणधर्म से मिलते जुलते हैं। परिभाषा तो ये हो गई, इसको एक्सप्लेन कैसे करना है जिसको आप आसानी से समझ पाए वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया, जैसे आपको पता होगा कि जो सोडियम होता है और सोडियम के बाद होता है Mg। आप ऑर्बिट देख सकते हैं। आप जब अपने तत्वों का आवर्त वर्गीकरण करते हैं तो आप उसमें देखते हैं जो पीरियोडिकल टेबल होती है
उसमें सोडियम Mg, उसके बाद 10 कॉलम खाली आपको मिलते हैं और उसके बाद जो तत्व मिलता है Al, Si, PS, Cl और Ar ऐसा मिलता है। उसके बाद तत्व फिर से यहाँ से शुरू होता है, उसके पास आता है K, फिर ऐसे बनते चला जाता है। जब आप पीरियोडिकल टेबल देखेंगे उसमें आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि क्या मैं बताना चाहता हूँ। तो सोडियम के बाद Mg मिलता है, फिर 10 ऑर्बिट खाली रहते हैं, उसके बाद आपका Al, Si, PS, Cl, Ar मिलेगा, फिर वापस वहाँ पर पीरियोडिकल टेबल का जो आवर्त है वो खत्म हो जाएगा। अब आएंगे इस वाले आवर्त में तो K मिलेगा। अब क्या इन्होंने कहा था कि जब तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दें, तो पहले सोडियम, फिर सोडियम के बाद Mg आता है, तो जिसके बाद आएगा तो जाहिर सी बात है कि इसका जो है परमाणु भार बढ़ता चला जाएगा। सोडियम के बाद Mg, तो Mg सोडियम से बड़ा होगा। फिर Al आता है तो Al बड़ा होगा Mg से, मतलब इसको आप बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया। तो न्यूलैंड ने ये बताया कि अगर हम रख दें तो किसी भी तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण, कोई भी तत्व होगा उसका जो रासायनिक गुण होगा या भौतिक गुण होगा उसके बाद आने वाले 8वें तत्व के गुणधर्म से मिलते जुलते हैं। अब आप समझिएगा कि आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए सोडियम, आप ले लीजिए सोडियम। सोडियम को जब आप गिनती करेंगे 1, 8वें नंबर तक चलना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर जब आएंगे तो 8, तो आप क्या देखते हैं कि सोडियम के तुरंत बाद पोटेशियम मिल गया। तो ये पहले समूह का तत्व है, आपको पता होगा कि ये वाले पहले तत्व का समूह है। तो जो इस समूह में गुणधर्म सोडियम का होगा वही गुणधर्म पोटेशियम का होगा। तो इसी चीज़ को उन्होंने कहा न्यूलैंड का अष्टक नियम कि हर तत्व, कोई भी तत्व आप उठाते हैं 56 नंबर तक के तत्व को अगर आप उठाते हैं तो कोई भी तत्व उठाएंगे तो उसके बाद जो 8वें नंबर का तत्व आएगा तो जो उठाए हुए तत्व हैं उनका जो भौतिक या रासायनिक गुणधर्म होगा वो 8वें नंबर के तत्व का गुणधर्म सेम होगा। इसी चीज़ को उन्होंने न्यूलैंड का अष्टक नियम बताया था। अब आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता था। तो इस वीडियो में आपने सीखा डायवे-रायनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। और भी अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहते हैं जिसमें आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें समझ में आती रहती हैं। फिलहाल यहाँ एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, वो मैं क्लियर करा दूँ आपको कि यहाँ पर जो डायवे-रायनर का त्रिक नियम था, इसमें तो इन्होंने जो बताया था तो इसमें सभी तत्व इसी कंडीशन में नहीं होंगे, कुछ ही हल्के तत्वों तक इन्होंने सीमित किया था। ऐसा नहीं है कि जो वजन जिसका परमाणु भार सबसे ज़्यादा अधिक है उसमें भी सेम कंडीशन चालू होगी। इन्होंने बताया था कि कुछ तत्वों में यही कंडीशन होगी कि जो बीच वाला, अगर 3 तत्व लेंगे तो बीच वाला तत्व का जो परमाणु भार होगा तो अपने आगे वाले और अपने पीछे वाले तत्वों के औसत के लगभग बराबर होगा। तो कुछ ही तत्वों तक सीमित था, परंतु सभी तत्वों के लिए त्रिक नियम नहीं बनाया जा सकते, नहीं बन सकता। इस वजह से यह नियम पूरी तरीक़ा से सफल नहीं रहा। लेकिन नियम सफल नहीं रहा, लेकिन आपके बुक में डायवे-रायनर का त्रिक नियम जरूर पूछा जाता है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि ये नियम सफल नहीं रहा तो हम इसको नहीं याद करेंगे। आपको याद करना होता है। तो डायवे-रायनर का त्रिक नियम भी आप समझ गए होंगे और न्यूलैंड का अष्टक नियम भी आप जान गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ साझा भी करें। धन्यवाद।